नालासोपारा के श्री राम नगर में नायलॉन बैग में मिली लाश की कहानी। एक लड़की जिसके 3 प्रेमी, एक छोड़कर चला गया, एक का मर्डर हो गया और एक फरार हो गया। आइए इस खौफनाक कहानी जिसमें लव, प्यार, धोखा, काफी खतरनाक कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज की कहानी काफी खौफनाक है जो नालासोपारा की है। नालासोपारा के श्री राम नगर में साल था 2019, दिन 21 जून का, शाम का समय। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लोग टहल रहे थे। एरिया था श्री राम नगर। श्री राम नगर में कुछ लोग टहलते हुए जा रहे थे। उसी समय उनकी नजर एक बैग पर पड़ती है, नायलॉन बैग पर, और उस नायलॉन बैग से खून का रिसाव हो रहा था, यानी खून निकल रहा था। तब वो लोग समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं, तुलिंज पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं और फिर मौके पर तुलिंज पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और जांच करना शुरू करती है। जब पुलिस की टीम उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर एक लाश होती है और लाश के चेहरे पर इतना वार कर दिया गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। सर पर भी वार किया गया था, पूरी बॉडी और सर को डैमेज कर दिया गया था। अब आपको बता दें, पुलिस जब अच्छे से जांच करती है तो पुलिस को उसके जिस्म पर जो कपड़ा है उसके सिवा कुछ नहीं था। यानी उस बैग में एक लाश थी और लाश में एक कपड़ा जो शर्ट पहना हुआ था, उसके सिवा कुछ नहीं था। लिहाजा पुलिस अब उस शर्ट को जब अच्छे से देखती है तो उसके अंदर एक 4 बटन होते हैं और वो 4 बटन कुछ अलग थे, यानी अलग डिजाइन के थे। उसके जो कलर थे काफी अट्रैक्टिव थे और बटन अलग कलर की और अलग डिजाइन की थी। तो पुलिस उस 4 बटन पर नजर डालती है तो उसमें एक बटन टूटा हुआ भी था। अब पुलिस के सामने बस उस 4 बटन थी और एक शर्ट था और कुछ भी क्लू नहीं था कि ये बॉडी किसकी है, ये कौन है, इसे किसने मारा। सब कुछ बस एक सवाल था। अब पुलिस उस शर्ट के कॉलर पर देखती है और टेलर का नाम पता करने की कोशिश करती है कि किस टेलर ने इस शर्ट को बनाया है। तो पुलिस को पता चलता है कि SB मेंस वेयर, जो मुंबई में एक टेलर है, इस शर्ट को उसने सिला है। अब पुलिस के सामने वो दुकान थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि ये बॉडी है किसकी। पुलिस मुंबई जाकर उस दुकान की तलाश में जुटती है, SB मेंस वेयर। गूगल पर भी सर्च मारती है कि दुकान का लोकेशन मिल जाए। फिर दुकान लिहाजा मिल जाती। पुलिस उस दुकान पर पहुंचती है और उस दुकान के मालिक से पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस उस शर्ट को दिखाती है और उन 4 बटनों को दिखाती है। तो टेलर स्वीकार, यानी दुकान वाला स्वीकार करता है कि हाँ, ये शर्ट हमारे यहाँ ही सिलाई गई है। अब पुलिस पूछती है कि किसने सिलाया। तो टेलर बताता है कि एक कृष्णा नाम का व्यक्ति है। यानी बिल जब टेलर वो अपना पूरा बिल और पावती देखता है तो पता चलता है कि कोई कृष्णा नाम का व्यक्ति है, वो सिलवाया है। अक्सर हमारे यहाँ से वो सिलवाता था ऐसा शर्ट, और वो ऐसा ही अलग तरह की 4 बटनें भी लगवाता था। अब पुलिस को इस केस में तो ये तो पता चल गया कि ये जो मरा है उसका नाम कृष्णा है। अब पुलिस उससे आगे पूछती है कि अगर और कुछ इसके बारे में जानते हो, एड्रेस है या कहाँ रहता है, क्या करता है। तो टेलर बोलता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, शर्ट सिलाने आता था, शर्ट सिलाकर चले जाता था। फिर पुलिस टेलर से पूछती है कि इसके बारे में कुछ और जानते हो आप। तो टेलर बोलता है नहीं, हमें जरूरत नहीं है उसके बारे में जानने की, हम उससे सिर्फ नाम पूछते हैं जो हमें पावती पे लिखना होता है। तो लेकिन एक दिन जब वो कपड़ा लेने आता है कृष्णा, तो टेलर बताता है कि वो मुंबई सेंट्रल में एक होटल में काम करता है और होटल शायद मुस्लिम का होटल है, टेलर बताता है। तो पुलिस अब मुंबई सेंट्रल जाकर उस होटल की तलाश करती है जहां कृष्णा काम करता था और जिसके मालिक मुस्लिम है। पुलिस जब तलाश करती है तो आखिरकार वो होटल भी मिल जाता है जहां कृष्णा काम करता था। जब पुलिस जाकर वहां पर पूछताछ करती है कृष्णा के बारे में, तब होटल मालिक कहता है कृष्णा तो 4-5 दिनों से आ ही नहीं रहा है, होटल आ ही नहीं रहा है। तो पुलिस उससे पूछती है और कुछ बता सकते हो। तो होटल मालिक कहता है कि कुछ नहीं, वो आता था, काम करके चला जाता था, 4-5 दिनों से कुछ आ भी नहीं रहा है, उसका कुछ अता पता भी नहीं है। अब पुलिस उससे पूछती है कि उसका कोई दोस्त है जिससे वो बात करता था या जिससे बहुत अटैच रहता था। तो पुलिस बताती है कि उसका दोस्त है जो भाईंदर में रहता है, लेकिन वो भी 4-5 दिनों से नहीं आ रहा है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जो उसके साथ अटैच रहता था, जो उसके साथ रहता था, जो उसका दोस्त उसके साथ काम करता था, वो भी 4-5 दिनों से गायब है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं
एक शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसका हाथ तो नहीं। अब पुलिस इसको खोजती है, तो होटल मालिक से पूछती है कि ये रहता कहाँ था, यानी जो इसका दोस्त रहता कहाँ है। तो बताता है कि ये भाईंदर में रहता है कहीं। फिर पुलिस भाईंदर पहुंचती है उसके दोस्त के पास, उसके घर पर। पुलिस की किस्मत अच्छी रहती है कि वो घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसे कृष्णा के बारे में पूछती है, तो बताता है कि कृष्णा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस उससे पूछती है कि तू 4-5 दिनों से होटल क्यों नहीं आ रहा है, तो बताता है कि मैं बीमार हूँ। फिर पुलिस जब उसको देखती है तो पुलिस को लगता है कि असल में ये बीमार है, क्योंकि वो काफी कमजोर था और बोलने की स्थिति में भी नहीं था और घर में बैठकर आराम कर रहा था। तो पुलिस को सच लगता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि कृष्णा के बारे में कुछ बता सकता है जो कोई नहीं जानता हो। तब वो बताता है कि ज्योति नाम की एक लड़की के साथ कृष्णा नालासोपारा में रहता है। नालासोपारा में कहाँ रहता है उसको नहीं पता, लेकिन नालासोपारा में एक ज्योति नाम की लड़की के साथ वो रहता है, वो मुझे बताया था। फिर पुलिस कृष्णा का नंबर मांगती है, मोबाइल नंबर। तब ये कृष्णा का मोबाइल नंबर देता है और पुलिस कृष्णा का कॉल डिटेल निकालती है कि कृष्णा किससे बात करता था। तो फिर लास्ट बार एक अजीब नंबर मिलता है, एक लड़की का नंबर मिलता है। तो पुलिस को शक हो जाता है कहीं वही लड़की तो नहीं, ज्योति। तब फिर पुलिस उसकी डिटेल निकालती है और उसकी लोकेशन पर पहुंचती है। और नालासोपारा के, आपको बता दें, नालासोपारा के प्रगति नगर इमारत में वो नंबर आता है। तो प्रगति नगर इमारत में जाकर जब पुलिस पूछती है कि कृष्णा कहाँ है, तो बोलती है मैं कृष्णा को नहीं जानती हूँ। सीधा वो लड़की बोलती है कृष्णा को मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग कौन हो। तो पुलिस बताती है कि हम पुलिस वाले हैं। फिर पुलिस सोचती है कि कहीं कृष्णा नाम बदल कर इसके साथ तो नहीं रहता था। पुलिस कृष्णा का फोटो दिखाती है, तभी भी पहचानती नहीं है, बोलती है मैं नहीं जानती उसको। फिर पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस का शक गहरा हो जाता है, कुछ तो कुछ है छुपा रही है। तो पुलिस बोलती है कि कॉल डिटेल में तुम्हारा नंबर कहाँ से आया। फिर पुलिस पूछती है जब हमने कॉल डिटेल कृष्णा का निकाला तो उसमें तुम्हारा नंबर कहाँ से आया, आखिरी बार उससे तुम्हारी बात हुई है। तब उसे याद आया, वो बोलती है कि मेरी एक दोस्त है ज्योति, उसने आखिरी बार मेरे मोबाइल से उसको फोन किया था। वो कह रही थी कि मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे मोबाइल से मुझे एक फोन करना है। उसने लास्ट बार वो फोन किया था उस नंबर पर। फिर पुलिस पूछती है कि ज्योति का घर कहाँ है। तब ये लड़की ज्योति का घर बताती है कि मेरे घर के ही दूसरी मंजिल पर उसका घर है, उस इमारत की दूसरी मंजिल पर ही ज्योति का घर है। फिर पुलिस की जो शक की सुई थी उस लड़की के ऊपर से हटती है थोड़ी, और फिर पुलिस उस घर के पास जाती है, यानी ज्योति के घर के पास। फिर ज्योति का घर जब बाहर से बंद था, तो पुलिस देखती है घर तो बाहर से बंद है। तो पुलिस को लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो उस दरवाजे को तोड़ देती है। ज्योति के घर का दरवाजा तोड़कर अब जांच करती है। तो घर में काफी साफ सफाई दिखती है पुलिस को, यानी काफी अच्छे तरीके से सफाई की गई थी और घर में कलर भी नया मारा गया था, ये हाल ही में मारा गया था। तो पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। इन दोनों गायब भी हैं, घर में साफ सफाई भी काफी है और नया कलर भी मारा गया है। तो पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाती है। फॉरेंसिक टीम उस घर की पूरी अच्छी तरीके से जांच करती है। तब पता चलता है कि यहाँ पर खून के धब्बे हैं, यानी खून के धब्बे को छुपाने के लिए कलर किया गया, साफ सफाई की गई, तो पता चलता है। तो पुलिस को क्लियर हो जाता है कि मर्डर कहीं ना कहीं यहीं पर हुआ है, यानी इसी रूम के अंदर मर्डर हुआ, इसी फ्लैट के अंदर। क्योंकि खून के धब्बे, जो बाथरूम होता है, जो किचन होता है, हर जगह से खून के धब्बे मिलते हैं। अब पुलिस को तो पता चल गया था, क्योंकि केस भी अब क्लियर हो चुका था कि मर्डर यहीं पर हुआ है। अब पुलिस उस बिल्डिंग के आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालती है, क्योंकि मर्डर यहीं पर हुआ है तो बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी यहीं से निकलेंगे ये लोग। तो पुलिस जब सीसीटीवी जांच करती है तो उसके अंदर 3 लोग दिखते हैं, 3 संदिग्ध लोग, एक लड़की और 2 लड़का, जो बैग को बाइक पर रखकर 2 लड़के लेके जाते दिख रहे हैं। अब पुलिस उसकी दोस्त से पूछती है कि है कौन, यानी इन 2 लड़के कौन है ज्योति के साथ। तब जो वो लड़की, यानी जो उसकी दोस्त है, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, वो बताती है कि एक ज्योति है और एक मुख्तार है। मुख्तार उस जो मकान मालिक है, उस मकान मालिक के भांजा है। तो पुलिस उसका कॉल डिटेल निकालती है और मुख्तार का नंबर मिलता है। फिर मुख्तार का जो लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि गौराई पाड़े में उसका घर है। गौराई पाड़ा जाती है पुलिस। नालासोपारा के गौराई पाड़ा में जब मुख्तार के घर पहुंचती है तो वहां पर मुख्तार नहीं होता है, वहां पर एक लड़का मिलता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो लड़का काफी डर जाता है, वो घबराया हुआ पहले से ही था और डर जाता है।
तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये दूसरा लड़का यही तो नहीं, क्योंकि जब सीसीटीवी देखती है और जब पुलिस इसे सीसीटीवी दिखाती है तो ये डर जाता है और स्वीकार करता है कि हाँ हम ही थे, यानी सीसीटीवी में जो बॉडी को ठिकाने लगाने में यही लड़का था साथ में मुख्तार के। तो पुलिस पूछती है इससे क्या हुआ था, तो ये बताता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। ये सीधा पुलिस को बोलता है मैंने मर्डर नहीं किया, मुख्तार ने और ज्योति ने मर्डर किया है, बस मैं ठिकाने लगाने में मदद किया था। और इस लड़के का नाम है सूरज झा। अब पुलिस मुख्तार के बारे में पूछती है तो ये मुख्तार के बारे में कुछ बताता है कि वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये लोग। बताता है कि सच में मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस कड़ाके से पूछताछ करती है तो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है मुख्तार के बारे में, मुख्तार कहीं चला गया है। तो पुलिस उसके दोस्तों को और सभी को अलर्ट करती है कि अगर मुख्तार संपर्क करता है किसी से तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। लगभग 1 महीने बाद एक दोस्त को मुख्तार फोन करता है, क्योंकि उसको ईएमआई भरनी थी फोन की, उसके पास पैसे नहीं थे तो पैसे मांगता है। तो उसका दोस्त पैसे तो दे देता है, साथ में पुलिस वालों को नंबर भी दे देता है और मुख्तार के बारे में बता भी देता है। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि मुख्तार इस समय दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में है। फिर पुलिस तुरंत जाकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रेड डालती है और मुख्तार को गिरफ्तार करती है। साथ में मुख्तार के साथ रह रही ज्योति भी गिरफ्तार हो जाती है। अब इस केस के दोनों मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके थे। अब पुलिस को जानना यह था कि इनका मोटिव क्या था, इन्होंने कृष्णा को मारा तो क्यों मारा। अब ज्योति से जब पूछताछ होती है तो ज्योति सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताती है कि वो महाराजगंज की रहने वाली है, वहां पर उसके पास के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले खासकर ज्योति का भाई जो पुलिस में था और लव मैरिज के काफी खिलाफ था। तो ज्योति भागने का प्लान बना लेती है घर से। जनवरी 2018 में घर से यानी महाराजगंज से भागने का प्लान बनाती है। उस लड़के के साथ भागकर लखनऊ स्टेशन पहुंचती है। लखनऊ स्टेशन पहुंचने के बाद उस लड़के के मन में एक डर पैदा हो जाता है, जिसके साथ वो भागी थी, जिससे प्यार करती थी। वो बोलता है कि हम भागेंगे नहीं, वापस घर लौट चलो, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई पुलिस में है, वो लोकेशन ट्रेस करके खोज निकालेगा, हम काफी बुरे फंसेंगे। वो लड़का डर जाता है और वो बोलता है घर लौट चलो, लेकिन ज्योति घर लौटने को तैयार नहीं थी। लेकिन वो लड़का घर लौट जाता है ज्योति को छोड़कर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ज्योति रो रही थी अकेले बैठकर। तभी उसको मिलता है कृष्णा। कृष्णा उसे काफी समझाता है और बोलता है साथ चलो मेरे मुंबई। ज्योति काफी खुश होती है, क्योंकि उसका कृष्णा का रवैया और बिहेवियर काफी अच्छा था और उसे अच्छे से बात कर रहा था और उसे मुंबई चलने का ऑफर भी दिया साथ रहने का। फिर ज्योति तैयार हो जाती है और कृष्णा के साथ मुंबई के नाला सोपारा में आकर रहती है। और कृष्णा होटल में काम करता था और ज्योति अपना काम खोजने के वो भी तलाश में जुट जाती है कि उसको भी कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए। अब कृष्णा एक दिन क्या करता है कि ज्योति का जो फोटो, यानी महाराजगंज में जगह जगह फोटो लगा रहता है कि अगर इस लड़की के बारे में कोई पता बताएगा तो उसको 30,000 रुपए मिलेगा। अब कृष्णा क्या करता है, एक दिन नशे के धुत में होता है और यूपी पुलिस को फोन करके ज्योति के बारे में बता देता है पैसा पाने के चक्कर में। अब सुबह होश आता है तो ज्योति उससे काफी झगड़ा करती है, बताती है कि तुम मुझे पैसों के लिए बेच डालोगे। अब ज्योति उसी दिन से कृष्णा से दूरी बनाने लगती है, क्योंकि अब तो यूपी पुलिस को कृष्णा इन्फॉर्म कर चुका था। तो दोनों अलग रूम ले लेते हैं और नंबर बंद कर देते हैं। और वहीं पर कृष्णा को कैटरिंग के काम से पुणे जाना था 1 महीनों के लिए और वो पुणे चला जाता है। पुणे जाने के बाद ज्योति की दोस्ती होती है एक नए लड़के से जिसका नाम था मुख्तार। आपको बता दें, मुख्तार फिर ज्योति को अपने घर ले जाता है और ज्योति भी मुख्तार के साथ नई जगह पर सेटल हो जाती है और उसके साथ रहने लगती है। फिर कृष्णा 1 महीने बाद आता है तो काफी गुस्सा होता है। तब उसे पता चलता है कि किसी और के साथ ज्योति सेटल हो गई है, तो काफी गुस्सा होता है। फिर कृष्णा नशे के धुत में ज्योति से जाकर झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है। फिर ज्योति एक दिन समझाने के लिए उसे कॉल करती है और समझता नहीं है। फिर रात में वो फिर नशे के धुत में आता है और ज्योति से झगड़ा करने लगता है उसके घर प्रगति नगर में। और फिर वहीं पर झगड़ा करते करते नशे के धुत में बेहोश हो जाता है और तभी उस घर में मुख्तार भी आ जाता है। मुख्तार कृष्णा को देखकर तिलमिला जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत हथौड़ा निकालता है और उसके सिर पर कई बार, दर्जनों बार वार करता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है।
फिर मुख्तार अपने दोस्त को बुलाता है और बॉडी ठिकाने लगाने के लिए नायलॉन के बैग में बॉडी को भरकर और वो लोग श्री राम नगर में एक सुनसान जगह पर फेंक कर आ जाते हैं। ये थी पूरी खौफनाक कहानी। एक 4 बटन से इस केस की पूरी कहानी सुलझ गई। आप लोगों की इस कहानी पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे लेटेस्ट कहानी और नए केस सुनने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सावधान रहें, सतर्क रहें।